Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Alaikum assalam. Yes, ma'am. Okay. So first, today we will discuss the congenital anomalies. Before discussing the congenital anomalies, first we will discuss the development of female reproductive organ. We all know that there are two types of sex chromosomes, that is X chromosome and Y chromosome. X chromosome and Y chromosome. Y chromosome पे एक जीन होता है SRY जीन. ये क्या होता है? This is the sex determining region. This is the sex determining region gene, and it triggers the development of male gonads. It triggers the development of male gonads. What happens in female? That there is no Y chromosome and no SRY gene. Okay, there is no SRY gene. That's why the gonads are ovaries. The gonads कौन से develop होते हैं? Female gonads. और जब फीमेल गोनाड्स डेवलप होंगे तो उसमें क्या होगा? देयर इज नो सर्टोली सेल. हमको पता है सर्टोली सेल क्या रिलीज करता है? मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर. मुलेरियन inhibiting factor. If there is no Mullerian inhibiting factor, then it leads to development of Mullerian duct, which in turn leads to development of internal genital organs of the female. इसके अलावा क्या होते हैं? There is also no Leydig cells. और जब लेडिक सेल्स नहीं होते तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन नहीं होता. टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में जो वोल्फियन डक्ट होता है ये डेवलप करता है. अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता तो वोल्फियन डक्ट रिग्रेस कर जाता है. तो फीमेल में क्या होता है? फीमेल में मुलेरियन डक्ट डेवलप करता है और वोल्फियन डक्ट रिग्रेस कर जाता है. इसके अलावा फीमेल में पैराउफ्रॉन, epiuphron and Gartner duct are remnants of Wolffian duct in the female. They all are present in the broad ligament. Basically, they are the contents of broad ligament. इसके अलावा क्या होता है? जब टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो देयर इज नो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन. इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. इस तरह से पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करता है. लेट मी रिपीट दिस. सबसे पहले क्या होता है कि गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द गोनाड्स. दे डेवलप फ्रॉम द जेनिटल रिज. कोई भी गोनाड हो, फीमेल या मेल, दे डेवलप फ्रॉम द जेनिटल रिज. इसके बाद क्या होता है? इसके साइड में प्रेजेंट होता है वोल्फियन डक्ट. दिस इज वोल्फियन डक्ट. वोल्फियन डक्ट को और क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द मीजोनेफ्रिक डक्ट. और इसके साइड में प्रेजेंट होता है दिस इज द मुलेरियन डक्ट. मुलेरियन डक्ट को बोलते हैं पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट. ऐसे प्रेजेंट होता है. बेसिकली क्या होता है? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं और वाई क्रोमोसोम पे सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है. अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है, जो एसआरवाई जीन प्रेजेंट नहीं है, तो एसआरवाई जीन बेसिकली क्या करता है? इट ट्रिगर्स द डेवलपमेंट ऑफ द मेल जेनिटल ऑर्गन्स, मेल गोनाड्स. लेकिन जब एसआरवाई जीन नहीं होता तो गोनाड्स जो बनते हैं वो ओवरीज बनती है. और जब ओवरीज बनती है तो देयर विल बी नो सर्टोली सेल्स. और अगर सर्टोली सेल्स नहीं होंगे तो देयर इज नो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर. जब इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं होगा
तो मुलेरियन डक्ट डेवलप कर जाएगा इनटू द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मुलेरियन डक्ट से क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, cervix and upper part of the vagina. And if there is no Leydig cells, there is no testosterone, इसकी वजह से वोल्फियन डक्ट जो है वो रिग्रेस कर जाता है। जो रेमनेंट ऑफ वोल्फियन डक्ट है फीमेल में, दैट इज द पैराओफ्रॉन, एपीओफ्रॉन एंड द गार्टनर डक्ट। अगर टेस्टोस्टेरॉन नहीं है तो ये हमको पता है कि टेस्टोस्टेरॉन 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। जब टेस्टोस्टेरॉन नहीं है तो देयर विल बी नो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, इसकी वजह से लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद क्या होता है? फॉर द प्रॉपर फ्यूजन ऑफ द यूट्रस, फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन, दिस इज नॉट फ्यूजन, दिस इज फॉर्मेशन। For the proper formation of uterus, cervix and the vagina, there should be proper fusion of the Mullerian duct. Okay? मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके मुलेरियन डक्ट दोनों साइड से प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली नीचे आके फ्यूज करता है, और ये पूरा जो फ्यूज करता है इसकी वजह से यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुआ मुलेरियन डक्ट तो इसकी वजह से मुलेरियन डक्ट की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। First, we will discuss the unicornuate uterus. Unicornuate uterus क्या है? This is not a fusion defect. इसमें फ्यूजन डिफेक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एक मुलेरियन डक्ट जो है वो बनी ही नहीं है, क्योंकि आप इस पिक्चर में देखो कि एक मुलेरियन डक्ट इज नॉट डेवलप्ड। यूनिकॉर्नुएट का मतलब क्या है? देयर इज ओनली वन कॉर्नु। तो इसमें क्या होगा? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स सब कुछ प्रेजेंट होगा, लेकिन नॉर्मल का आधा होगा। ओके तो इसमें क्या है, क्योंकि एक मुलेरियन डक्ट डेवलप ही नहीं की है तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स सब कुछ प्रेजेंट होगा, लेकिन नॉर्मल का आधा होगा। और इसमें जो रिप्रोडक्टिव आउटकम है तो वो वर्स्ट होगा, इसमें रिप्रोडक्टिव आउटकम वर्स्ट होगा। ओके एंड इसके साथ साथ बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है यूरिनरी सिस्टम का और जेनिटल सिस्टम का, उनका ओरिजिन सेम होता है। इस वजह से मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मेलिटीज के साथ साथ ज्यादातर रीनल एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं। इसलिए दिस इज ऑलवेज यूजुअली एसोसिएटेड विद द, नॉट ऑलवेज, यूजुअली एसोसिएटेड विद द रीनल एबनॉर्मेलिटीज। ओके तो फर्स्ट वी हैड डिस्कस द यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। इट इज नॉट अ फ्यूजन डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक मुलेरियन डक्ट डेवलप ही नहीं हो पाई है, इस वजह से यूट्रस, fallopian tube and cervix are all half of the normal and it had the worst reproductive outcome. Next we will discuss the uterus didelphys. इसमें क्या होता है, यहाँ से एक मुलेरियन डक्ट आई, यहाँ से एक मुलेरियन डक्ट आई, यहाँ पे क्या होगा? They will not fuse. Complete failure in fusion along the line. Okay, you can visualize this in the image. There is uterus 1, uterus 2, okay, cervix 1 and cervix 2, fallopian tube 1 and fallopian tube 2, और यहाँ पे भी ऐसे करके प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 2 वेजाइना होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूट्रस डाइडेल्फिस में कंप्लीट फेल्योर इन फ्यूजन अलोंग द लाइन। इट हैड द 2 यूट्रस, 2 cervix, 2 vagina and 2 fallopian tube. ओके जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि डाइडेल्फिस। ओके तो इसमें सारी चीजें 2-2 होंगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट में यूट्रस में क्या होगा? फ्यूजन ओनली एट लोअर पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट। सपोज दिस इज द मुलेरियन डक्ट, ये अपर पार्ट में फ्यूज नहीं करेगी और लोअर पार्ट में जाके फ्यूज कर सकती है। वो भी 2 टाइप का होता है, बाइकोलिस एंड द यूनिकोलिस। यूनिकोलिस में क्या होता है, सर्विक्स वाले पार्ट में तो मुलेरियन डक्ट फ्यूज कर गया है। ओके इस वजह से सर्विक्स तो एक है, लेकिन यूट्रस वाले पार्ट में मुलेरियन डक्ट फ्यूज नहीं किया है, तो यूट्रस हमारे पास 2 है। तो यूनिकोलिस का मतलब क्या हुआ? 2 यूट्रस प्लस 1 सर्विक्स। ओके एंड बाइकोलिस का मतलब क्या हुआ? 2 यूट्रस
2 cervix and only the single vagina. इसमें क्या है, जो वेजाइना वाला पार्ट है यहाँ पे मुलेरियन डक्ट फ्यूज कर गया है, इसलिए हमारे पास 2 यूट्रस, 2 cervix and only the single vagina. नेक्स्ट वी हैव द सेप्टेट यूट्रस. सेप्टेट यूट्रस में क्या होता है, फ्यूजन तो हो जाता है, जैसे 2 सेल्स ऐसे करके दोनों साइड से फ्यूजन तो हो गया है, लेकिन जो बीच का पार्ट है, जो वॉल है, दैट हैड नॉट बीन ब्रोकन डाउन. इसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस बाहर से तो नॉर्मल दिखता है, लेकिन सपोज दिस इज द यूट्रस, तो इसके बीच में यहाँ पे एक सेप्टा प्रेजेंट होता है. दिस इज द सेप्टेट यूट्रस. सेप्टेट यूट्रस में क्या होता है, नो ब्रेकडाउन ऑफ वॉल बिटवीन द 2 डक्ट्स. आउटवर्डली यूट्रस अपीयर्स नॉर्मल, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेप्टम प्रेजेंट होता है. ओके अब हम देखेंगे, सबसे पहले ये टेबल देखिए. दिस इज द टेबल टेकन फ्रॉम द साक्षी अरोड़ा बुक. फर्स्ट इज द यूट्रस डाइडेल्फिस. यूट्रस डाइडेल्फिस में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि देयर इज फेल्योर ऑफ फ्यूजन अलोंग द होल लेंथ. ठीक है, पूरी लेंथ में फ्यूज नहीं करता, इस वजह से सब कुछ 2-2 प्रेजेंट होता है. 2 cervix, 2 vagina एंड 2 यूट्रस. बाइकॉर्नुएट के 2 टाइप होते हैं, यूनी यूट्रस बाइकॉर्निस यूनिकोलिस एंड बाइकोलिस. यूनिकोलिस में क्या होता है, ओनली हेयर वेजाइना एंड सर्विक्स आर फ्यूज्ड, इसलिए सिंगल वेजाइना और सर्विक्स होता है, लेकिन 2 यूट्रस होता है. और बाइकॉर्निस बाइकोलिस में क्या होता है, ओनली वेजाइना वाला पार्ट फ्यूज है, इसलिए सर्विक्स भी 2 है और यूट्रस भी 2 है. इसके अलावा सेप्टेट और सब सेप्टेट यूट्रस होता है. हेयर द यूट्रस बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से क्या हुआ है कि ब्रेकडाउन ऑफ द वॉल नहीं हो पाया है, इस वजह से इनकम्प्लीट कंप्लीट सेप्टा प्रेजेंट होता है. इसके बाद है आर्कुएट यूट्रस. आर्कुएट यूट्रस को बोलते हैं फ्लैट टॉप यूट्रस. इसमें क्या होता है, जो फंडल बल्ज है, आपने सब में देखो यहाँ पे, दिस इज द फंडल बल्ज. इसमें फंडल बल्ज प्रेजेंट नहीं होता सिर्फ. ओके डक्ट के बाद फंडल बल्ज प्रेजेंट नहीं होता. और यूनिकॉर्नेट यूट्रस में हमने क्या देखा था कि एक साइड की जो मुलेरियन डक्ट है वो कंप्लीटली एब्सेंट है, इसलिए यूट्रस सर्विक्स और वेजाइना प्रेजेंट तो होता है, लेकिन हाफ ऑफ द नॉर्मल. ओके उसके बाद हम देखेंगे हाउ वी विल डायग्नोज. तो हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं थ्रू द हिस्टेरोसाल्पेंजियोग्राफी. ओके investigation of choice is the MRI and gold standard is laparoscopy. What is the treatment? Basically treatment क्या है, हम treatment देखेंगे सेप्टेट यूट्रस का और बाइकॉर्नुएट यूट्रस का. अगर बिफोर डिस्कसिंग दिस फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मोस्ट कॉमन जो होता है इन सब में से, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल इज सेप्टेट. ओके मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द यूट्रस इज द सेप्टेट. इसके अलावा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हो सकती है सेप्टेट के साथ, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज द recurrent second trimester abortion. ठीक है, तो अगर सेप्टेट यूट्रस प्रेजेंट है और रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं तो इसको हम सर्जिकली ट्रीट करेंगे. सर्जिकली ट्रीट करने में क्या है, बेसिकली बस सिंपल है कि हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ द सेप्टा. सपोज दिस इज द यूट्रस, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, इसको हिस्टेरोस्कोप के थ्रू हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ द सेप्टा. ओके इसके अलावा है बाइकॉर्नुएट. बाइकॉर्नुएट में 2 कॉर्नू प्रेजेंट है, इसमें हम करेंगे यूनिफिकेशन सर्जरी. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकती है इसमें, HSG हिस्टेरोसाल्पेंजियोग्राफी. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज द MRI and gold standard investigation is the laparoscopy. Most common congenital anomaly is the septate one, and most common problem associated with the septate one is the recurrent second trimester abortion.
इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपिक डिसेक्शन ऑफ द सेप्टा, और अगर बाइकॉर्नोइड प्रेजेंट है तो यूनिफिकेशन सर्जरी कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, WHO ने क्लासिफाई किया है मुलेरियन डक्ट एनोमैलीज को WHO ने क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट वन इज द मुलेरियन एजेनेसिस, नेक्स्ट वन इज द यूनिकॉर्नोइड, third is the didelphys, grade 4th is the bicornuate, grade 5th is the septate, grade 6th is the arcuate, and grade 7th is the T-shaped uterus. T-shaped uterus क्या होता है, बेसिकली इसका जो इनर वाला पार्ट होता है वो टी शेप का हो जाता है। बेसिकली किसके साथ रिलेटेड होता है, ये डाइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल के साथ रिलेटेड होता है। डाइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल जो है वो एक नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन है। ओके, ये मिस कैरियज को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता था, तो बाद में देखा गया ये क्या है, दिस इज द नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजन है जो इट प्रिवेंट द मिसकैरिएज। ओके, तो इसकी वजह से यूट्रस पे इफेक्ट पड़ सकता है चाइल्ड के, और टी शेप्ड यूट्रस हो सकता है, यूट्रस की जो कैविटी है वो नॉर्मल की बजाय ऐसे करके टी शेप हो जाएगी। ओके, WHO ने ये क्लासिफाई किया है ग्रेड्स में। हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद हमने देखा है यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में क्या है कि only one Mullerian duct is the present, uterus, fallopian tube and cervix are all half of the normal, और इसका रिप्रोडक्टिव आउटकम जो है वो वर्स्ट है। यूट्रस डाइडेल्फिस में हमने क्या देखा कि कंप्लीट फेल्योर इन फ्यूजन अलोंग द लाइन। बाइकॉर्नुएट में क्या है, इट में दो टाइप्स हैं, यूनिकोलिस एंड द बाइकोलिस। यूनिकोलिस में क्या है, 2 यूट्रस प्लस 1 सर्विक्स, क्योंकि मुलेरियन डक्ट सर्विक्स के टाइम पे फ्यूज कर गया है। और बाइकोलिस में 2 यूट्रस 2 सर्विक्स एंड ओनली द सिंगल वेजाइना। एंड सेपरेट यूट्रस में क्या है, यूट्रस बाहर से तो नॉर्मल है लेकिन जो वॉल है बिटवीन द मुलेरियन डक्ट वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, इसलिए इस वजह से उसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। इसके अलावा एक आर्कुएट यूट्रस है, वो हमने देख लिया, दैट इज द फ्लैट टॉप्ड यूट्रस। ओके, वहाँ पे जो फंडल बल्ज है वो नहीं बन पाया है आफ्टर द फ्यूजन। और उसके बाद लास्ट हमने देखा है DES रिलेटेड, दैट इज द डाइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल रिलेटेड, जिसकी वजह से टी शेप्ड यूट्रस है, और आपको ये ग्रेडिंग याद करनी है, ग्रेड 7th इज द टी शेप्ड यूट्रस। उसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट ऑफ द वेजाइना। इसमें आता है ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम। ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम का मतलब क्या हुआ, हमने देखा था कि वेजाइना डेवलप करता है मुलेरियन डक्ट से और यूरोजेनाइटल साइनस से। इसमें क्या होगा, फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट विद द यूरोजेनाइटल साइनस, यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के बीच में फ्यूजन नहीं हो पाता, इस वजह से क्या होता है, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम प्रेजेंट होता है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा इसका, अपर पार्ट ऑफ द सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम मोस्टली अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना में प्रेजेंट होता है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट को प्राइमरी एमेनोरिया होगा। ओके, प्राइमरी एमेनोरिया है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो पूरा कलेक्ट करता रहेगा, और कलेक्ट करता रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा, हिमेटोकॉल्पस होगा, फिर उसके बाद होगा हिमेटोसर्विक्स, उसके बाद होगा हिमेटोमेट्रा, और उसके बाद होगा हिमेटोसाल्पिंग्स, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा डिस्टेंशन हो जाएगा और ये यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस कर देगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन। तो इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं, एमेनोरिया एंड द यूरिनरी रिटेंशन। ओके, इसमें क्या होगा ट्रांसफर वेजाइनल सेप्टम में कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सारे नॉर्मल होंगे, क्योंकि इसमें डिफेक्ट क्या प्रेजेंट है, सिर्फ छोटा सा डिफेक्ट है इसमें कि देयर इज फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट विद द यूरोजेनाइटल साइनस। दिस इज द वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट ऑफ द वेजाइना।
Next, we will see the Gardner cyst. Gardner cyst, it is the remnant of the Wolffian duct. जो गार्डनर डक्ट है, हमने देखा पीछे भी ब्रॉड लिगामेंट में प्रेजेंट है. इसमें क्या हो सकता है अगर ये इसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए तो इसकी वजह से ये बनेगा गार्डनर सिस्ट. बेसिकली ये कंजेनाइटल सिस्ट होती है और इट इज प्रेजेंट इन द anterolateral aspect of the vagina. You should remember this. It is present in the anterolateral aspect of the vagina. And Bartholin cyst हमने देखी थी एक बार. It is present in the posterior part. Okay. So what is the differential diagnosis of the? Let me rub this. Okay. Differential diagnosis of Gardner cyst is the cystocele. How we can differentiate? हम कैसे पता करेंगे कि ये गार्डनर सिस्ट है या फिर सिस्टोसील है? गार्डनर सिस्ट में क्या होगा कि मार्जिन्स आर, जो मार्जिन होगी सिस्ट की वो वेल डिफाइंड होगी, बट सिस्टोसील में मार्जिन्स आर नॉट वेल डिफाइंड. एंड गार्डनर सिस्ट नॉन रिड्यूसिबल सिस्ट होती है. और इसके अलावा देयर इज नो इम्पल्स ऑन कफिंग. कफ इम्पल्स इसमें नहीं प्रेजेंट होता. तो मार्जिन्स आर वेल डिफाइंड. दिस इज द नॉन रिड्यूसिबल सिस्ट एंड देयर इज नो इम्पल्स ऑन कफिंग. तो इस तरह से हम सिस्टोसील और गार्डनर सिस्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो हमारा यहाँ पे कंजेनिटल एनोमैलीज ऑफ द यूट्रस वाला पार्ट खत्म होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्यूबर्टी. व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी इज द टाइम at which secondary sexual characteristics are going to develop. Okay, both in female and male. What is puberty? Puberty is the time at which secondary sexual characteristics are going to develop both in female and male. सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है कि HPO एक्सिस एक्टिवेट होता है. तो हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी से पहले डॉर्मेंट क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द गाबा एंड बिकॉज ऑफ द न्यूरोपेप्टाइड वाई. गाबा is a neurotransmitter. This is basically the inhibitory neurotransmitter. And neuropeptide Y की वजह से before puberty hypothalamus is dormant. एक होता है kisspeptin and इसका second name होता है metastin. It is responsible for the release of GnRH. Okay? इसके अलावा glutamate and leptin. ये तीन चीजें responsible होती हैं for the release of GnRH. और हाइपोथैलेमस को डॉर्मेंट कौन रखता है प्यूबर्टी तक? गाबा एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई. लेप्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द फैट सेल्स. दिस इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. एंड किसपेप्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. इन सब की वजह से क्या होता है? GnRH का रिलीज शुरू होता है और उसके बाद फिर वही साइकिल चलती है FSH, LH एंड एस्ट्रोजन वाली. बेसिकली HPO एक्सिस को एक्टिवेट करता है किसपेप्टिन, ग्लूटामेट एंड लेप्टिन. लेट मी रब दिस फर्स्ट. एट प्यूबर्टी हमें क्या मिलेगा? प्यूबर्टी के टाइम पे गाबा और न्यूरोपेप्टाइड वाई का लेवल कम होगा और किसपेप्टिन, मेटास्टिन, ग्लूटामेट और लेप्टिन का लेवल ज्यादा होगा. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. तो प्यूबर्टी में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होता है? ग्रोथ स्पर्ट इज द फर्स्ट साइन. सबसे पहले होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द दिस इज द ऑफ फीमेल. सबसे पहले क्या होता है? ग्रोथ स्पर्ट. दिस इज द फर्स्ट साइन.
उसके बाद क्या होता है थीलार्क. थीलार्क इज द ब्रेस्ट डेवलपमेंट. This is the first visible sign. You should remember this. The first sign is the growth spurt and the first visible sign is the thalarch. Next we have the pubarch, that is the pubic hair development. Next we have the peak growth velocity and then last is the menarche. So this is the sequence of event in the female. और इस सारे इवेंट के लिए जो एवरेज टाइम लगता है दैट इज ऑलमोस्ट 4.5 years. हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट मेल में देख लेते हैं. सबसे पहले मेल्स में क्या होता है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट होता है, उसके बाद होता है पेनाइल एनलार्जमेंट, देन दे हैव द प्यूबार्क एंड देन द पीक हाइट वेलोसिटी. So this is the sequence of event in the male. Hormones responsible for the breast development is the estrogen and for the pubic and axillary hair development is the androgen. Okay? Oh, sorry. So basically in females, hormone responsible for the breast development is the estrogen and pubic and axillary hair development is the androgen. Next we will see the Tanner staging. Tanner staging is the first one is the Tanner stage 1. This is the basically pre-pubertal stage. Next is the Tanner stage 2. Tanner stage 2 में सब आपको याद रखना है एक वर्ड, इसमें प्रेजेंट होता है widening of the areola and mound like elevation. ओके और आपको एक बात याद रखनी है इसमें कि ब्रेस्ट बडिंग कोरस्पॉन्ड्स टू टेनर स्टेज 2. ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेस्ट बडिंग टेनर स्टेज के कौन से स्टेज से कोरस्पॉन्ड करती है. तो ब्रेस्ट बडिंग कोरस्पॉन्ड टू द टेनर स्टेज 2. टेनर स्टेज 2 में क्या होता है there is the widening of the areola and mound like elevation of the breast. Then we have the Tanner stage 3rd. Tanner stage 3rd में क्या होता है there is development of the areola with no separation of the contours. In Tanner stage 4th there is the projection of the areola and papilla to form secondary mound. Basically secondary mound किसमें बनता है in the Tanner stage 4th and first वाला mound बनता है Tanner stage 2nd में. Tanner stage 5 में क्या होता है projection of the papilla only as the areola recesses to the mature contour of the breast. इसमें जो याद करने वाला है this is the first Tanner stage 1 is the pre-pubertal stage. Tanner stage 2 corresponds to the breast budding और इसमें बनता है areola and mound like widening of the areola and mound like elevation. Tanner stage 3rd में क्या होता है no separation of the contours and Tanner stage 4th में secondary mound develops. Next we will discuss the precocious puberty. Precocious puberty किसको बोलेंगे when there is breast development before 8 years and menses before 10 years. Okay, when there is breast development before 8 years and menses before 10 years, it is known as the precocious puberty. The most common cause is the constitutional and drug of choice to treat this is the GnRH analogs इसमें देंगे but in the continuous manner. You should remember this. Okay, GnRH analogs in the continuous manner. Precocious puberty basically दो टाइप का होता है. That is the central one and peripheral. यहाँ पे एक टेबल, दिस टेबल इज टेकन फ्रॉम द बुक DC दत्ता. यहाँ पे आप देखो दिस इज द GnRH डिपेंडेंट. इसको क्या क्या बोलते हैं कंप्लीट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी,
आइसोसेक्सुअल और ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. मोस्ट कॉमन कॉज इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वन. ओके. इसके अलावा इंट्राक्रेनियल लीजन्स हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, ट्यूमर और इन्फेक्शन, और इनकम्प्लीट भी हो सकती है. ये इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ? लाइक इन प्री मेच्योर में क्या होगा? ओनली सपोज देयर इज प्री मेच्योर प्यूबार्क, तो आइसोलेटेड प्यूबार्क without any other सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इनकम्प्लीट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी हो सकती है कि सिर्फ आइसोलेटेड प्यूबार्क है विदाउट एनी अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और प्रीमेच्योर मेनार्क का भी सेम मतलब हुआ कि आइसोलेटेड मेनार्क है विदाउट एनी अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो दिस इज द सेंट्रल प्यूबर्टी. सेंट्रल कॉज है इसका प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का. सेंट्रल वाले को हम बोलते हैं कंप्लीट और आइसोसेक्सुअल और ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. नेक्स्ट वन इज द GnRH इंडिपेंडेंट. इसको क्या क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द प्रिकॉशियस सीडो प्यूबर्टी और पेरिफेरल. इसमें क्या होगा? एक्सेस ईस्ट्रोजन या फिर एंड्रोजन होगा. इसमें ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, थीका सेल ट्यूमर, लेडिक सेल ट्यूमर, बेसिकली ऑल टाइप ऑफ ट्यूमर. इसमें एक होता है मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम. दिस इज व्हाट? दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर. इसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साथ साथ क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगी, उसके साथ होगा मल्टीपल सिस्टिक लीजन्स ऑफ बोन एंड प्लस कैफ्यूलाई स्पॉट्स. ओके. और इसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का कॉज क्या होता है? इंक्रीज एस्ट्रोजन. तो मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम क्या है? दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर. इसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साथ साथ मल्टीपल सिस्टिक लीजन्स ऑफ द बोन प्लस कैफ्यूलाई स्पॉट्स प्रेजेंट होगा. इसके साथ साथ हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और एक्रोमेगैली भी हो सकती है. तो इसके साथ और क्या चीजें हो सकती हैं? हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड एक्रोमेगैली. उसके अलावा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो होती है वो सेंट्रल और पेरिफेरल के अलावा इसको एक अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जैसे आइसोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल. लेट मी रब दिस फर्स्ट. आइसोसेक्सुअल में क्या होता है? डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड सेक्स. ये किसमें हो सकती है? ये प्रेजेंट हो सकती है एक ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है अगर, जैसे कि अगर फीमेल है और उसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो रही है, तो उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो भी फीमेल वाले ही होंगे. जैसे कि इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, प्यूबिक हेयर आ सकता है, मेल वाला नहीं होगा. तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेक्सुअल टाइप. हेट्रोसेक्सुअल टाइप में क्या होता है? डेवलपिंग कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द अपोजिट सेक्स. जैसे कि अगर फीमेल है और उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो रही है तो उसमें डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाए. ये किसमें हो सकती है? ये हो सकती है सर्टोली सेल ट्यूमर्स में. ओके. तो आइसोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल टाइप भी होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिलेड प्यूबर्टी. व्हाट इज डिलेड प्यूबर्टी? Absence of secondary sexual characteristics before 14 years and absence of menses with secondary sexual characteristics before 16 years. Before 14 years and absence of menses with secondary sexual characteristics before 16 years. Most common cause इसका क्या होता है? This is the constitutional. Drug of choice is the GnRH analog in which manner? In pulsatile manner. Okay. प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या था? GnRH एनालॉग ही था, लेकिन इन द
continuous manner. And delayed puberty में drug of choice is the GnRH analog but in the pulsatile manner. Causes of delayed puberty, ये सारा मैं आपको hypergonadotropic, hypogonadism, hypogonadism एंड यूगोनाडिज्म, ये सारी चीजें मैं आपको एमेनोरिया में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी. ओके, बस आप देख लो कि ये दिस इज द टेबल टेकन फ्रॉम द बुक दत्ता, डीसी दत्ता. तो कॉजेज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी को इन्होंने क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में, हाइपरगोनाडोट्रोपिक, हाइपोगोनाडिज्म, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म एंड द यूगोनाडिज्म. ओके, ये आपको पता होगा कि इनिशियल साइकिल्स जो होती हैं दैट आर एनओवुलेटरी साइकिल्स, इसकी वजह से प्यूबर्टी मेनोरेजिया होता है, क्योंकि एचपीओ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो एचपीओ एक्सेस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता. इस वजह से इनिशियल साइकिल जो होती हैं वो एनओवुलेटरी होती हैं और प्यूबर्टी मेनोरेजिया हो सकता है. ओके, फीमेल में एक पॉइंट है कि ग्रोथ स्पर्ट्स आर इनिशिएटेड बाय ईस्ट्रोजन इन द फीमेल, एंड जो एपिफाइजियल प्लेट होता है दैट इज आल्सो क्लोज्ड बाय द ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ स्पर्ट आल्सो एंड क्लोजर ऑफ द एपिफाइजियल प्लेट. व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, हमने प्यूबर्टी डिस्कस किया. हमने देखा कि व्हाट इज प्यूबर्टी. Puberty is the time at which secondary sexual characters are going to develop. Puberty क्या पहले hypothalamus dormant रहता है before puberty, किसकी वजह से? Because of the GABA and because of the neuropeptide Y. और किस पेप्टिन, ग्लूटामेट एंड लेप्टिन की वजह से GnRH का सिक्रीशन शुरू होता है और प्रॉपर HPO एक्सेस डेवलप होती है और प्यूबर्टी आती है. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमने देख लिया है कि ग्रोथ स्पर्ट और थिलार्क, प्यूबार्क, पीक ग्रोथ वेलोसिटी एंड मेनार्क. ये देख लो कि फर्स्ट साइन इज द ग्रोथ स्पर्ट पर फर्स्ट विजिबल साइन इज द थिलार्क. मेल में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है दैट इज द टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, पेनाइल इनलार्जमेंट, प्यूबार्क एंड पीक हाइट वेलोसिटी. फिर हमने टेनर स्टेजिंग देख ली है. टेनर स्टेजिंग में बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ब्रेस्ट बडिंग कोरेस्पॉन्ड्स टू टेनर स्टेज सेकेंड. प्रिकॉशस प्यूबर्टी में देख लिया है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट बिफोर 8 एंड मेंसेस बिफोर 10 इयर्स, इसको बोलते हैं प्रिकॉशस प्यूबर्टी. मोस्ट कॉमन कॉज इसका कॉन्स्टिट्यूशनल होता है और ड्रग ऑफ चॉइस इज द GnRH एनालॉग्स. फिर हमने देख लिया आइसोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल टाइप ऑफ प्रिकॉशस प्यूबर्टी एंड GnRH डिपेंडेंट एंड GnRH इंडिपेंडेंट और बेसिकली सेंट्रल एंड पेरिफेरल कॉजेज ऑफ प्रिकॉशस प्यूबर्टी. डिलेड प्यूबर्टी में क्या है कि एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर 14 इयर्स एंड एब्सेंस ऑफ मेंसेस विद द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर 16 इयर्स. ड्रग ऑफ चॉइस इसका क्या होता है? GnRH एनालॉग्स होता है लेकिन इन द पल्सटाइल मैनर. कॉजेज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एमेनोरिया वाले पार्ट में, इसलिए इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ. लेकिन आपने याद रखना है कि इंट्राक्रेनियल लीजन्स जो होते हैं वो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी भी कॉज कर सकते हैं और डिलेड प्यूबर्टी भी कॉज कर सकते हैं. उसके अलावा हमने देखा ग्रोथ स्पर्ट इनिशिएट कौन करता है? ईस्ट्रोजन, और क्लोजर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट भी ईस्ट्रोजन की वजह से ही होता है. The next topic we will discuss is the congenital adrenal hyperplasia. What is congenital adrenal hyperplasia? सबसे पहले हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे. Corticotropic releasing hormone secreted from the hypothalamus, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, वहां से रिलीज होता है ACTH, that is the adrenocorticotropic releasing hormone. ये वर्क करता है एड्रिनल ग्लैंड पे. एड्रिनल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है, ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है बेसिकली प्रेग्निनोलॉन, और प्रेग्निनोलॉन कन्वर्ट होता है 17OH प्रोजेस्टेरॉन,
और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है 3 चीज में, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजेंस। इन दोनों के कन्वर्जन में जो हार्मोन चाहिए होता है दैट इज द 21 हाइड्रोक्साइलेज, और इसके अलावा 11 हाइड्रोक्साइलेज। बेसिकली दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि corticotropic releasing hormone is secreted from the hypothalamus. They work on the anterior pituitary and releases ACTH. ACTH works on the adrenal gland, and the cholesterol present in the adrenal gland get converted into the pregnenolone, and pregnenolone gets converted into the 17-OH progesterone. फिर 17-OH progesterone 21 हाइड्रोक्साइलेज और 11 हाइड्रोक्साइलेज के प्रेजेंस में एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होता है और एंड्रोजन में। तो इसमें क्या होता है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में बेसिकली 21 हाइड्रोक्साइलेज जो एंजाइम है ये एब्सेंट हो जाता है। दिस इज द कॉज ऑफ द कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कॉर्टिसोल क्या करता है, जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो ये ACTH को इनहिबिट करता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो ये ACTH को इनहिबिट करता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि 21 हाइड्रोक्साइलेज एब्सेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ACTH इनहिबिट नहीं हो पाता, और जब ACTH इनहिबिट नहीं हो पाता तो ये एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता रहता है और इसका क्या कर देता है, इसका हाइपर प्लेजिया कर देता है। ओके, और इसके अलावा क्या करता है, 17-OH प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका लेवल बढ़ता है, और जब ये दोनों चीजें कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन ये चीज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे एंजाइम नहीं है, तो सारी जो 17-OH प्रोजेस्टेरॉन होता है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है इन द एंड्रोजन। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो 17-OH प्रोजेस्टेरॉन है, सपोज करिए आप कि इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तीनों चीज में है तो इसको 33 मिलेंगे, इसको 33 मिलेंगे, इसको 33 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब आपके पास 21 हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम नहीं है, तो ये दोनों चीजें तो खत्म हो गई, तो बेसिकली जो पूरा 100 का 100 मॉलिक्यूल है वो एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी होगी, एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होगी, और एंड्रोजन जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, एड्रिनल फेल्योर, एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंसी की वजह से सॉल्ट का लॉस होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, और एंड्रोजन एक्सेस की वजह से विरलाइजेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि CRH हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, फिर ACTH सिक्रीट करता है, ACTH एड्रिनल ग्लैंड पे आकर कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है प्रेग्निनोलॉन में, और प्रेग्निनोलॉन 17-OH प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, और 17-OH प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन में कन्वर्ट होता है। ये पूरी साइकिल है। अब एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होने के लिए 21 हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम चाहिए होता है। तो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, सिंपल वन थिंग होती है उसमें कि 21 हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट हो जाता है। ओके, इस वजह से क्या होता है कि एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल नहीं बन पाता और एंड्रोजन बहुत ज्यादा होता है, और कॉर्टिसोल का एक फंक्शन होता है कि जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वो ACTH को इनहिबिट करता है, और इसमें क्या है कि जब कॉर्टिसोल हमारे पास है ही नहीं तो ACTH बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और जब ACTH बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया कर रहा है। दिस इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। अब इसमें क्या है, कैरियोटाइप इज द 46XX। ओके, अल्ट्रासाउंड में हमें क्या दिखेगा, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, बट इसमें क्या होगा, फीमेल सीडो हर्माफ्रोडिटिज्म। एक वर्ड होता है हर्माफ्रोडाइट। ओके, ये दो टाइप में होता है, ट्रू और सीडो। ट्रू का मतलब क्या हुआ, बेसिकली बोथ कंपोजिट ओवो टेस्टिस। ओके,
कंपोजिट ओवोटेस्टिस। और सीडो का मतलब क्या हुआ? जेनेटिकली तो वन सेक्स है, ओके, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया दूसरे टाइप का है, अदर सेक्स। तो दिस इज द हर्माफ्रोडिटिज्म। इसमें क्या होता है, आप देखो कि इसमें कैरोटाइप जो है वो फीमेल वन है, लेकिन जो इसका फिजिकल अपीयरेंस होगा वो मेल टाइप का होगा, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एंड्रोजन इसमें विरलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो जाएंगी, क्लाइटोरोमेगैली, पिनाइल यूरेथ्रा बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द जेनेटल फोल्ड्स जो है वो फ्यूज कर जाएंगे, और लेबिया मेजोरा फ्यूज करके स्क्रोटम जैसा बन जाएगा। तो बेसिकली इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होगा वो बेसिकली मेल टाइप होगा, और जेनेटेलिया एम्बिगुअस होगी, ओके। इसके साथ साथ इसमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया और हाइपोटेंशन भी होगा। इसका जो कॉज है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है क्यों होगा ये। लैब फाइंडिंग्स में 17 OH प्रोजेस्ट्रॉन ये एलिवेटेड होगा, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द, छोटे छोटे कार्सिनोमा आपके रह गए थे, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। वल्वर कार्सिनोमा, वल्वर कार्सिनोमा में इज अ रेयर वन। एज इसमें मोस्ट कॉमन जो एज होती है, दिस इज द 60 to 75 ईयर्स। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है इसका, स्क्वामस सेल। ये आप याद रख लो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कार्सिनोमा इज द स्क्वामस सेल वल्वर कार्सिनोमा। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज जो है इसका, दैट इज द HPV। और जीन इसके साथ कौन सा एसोसिएटेड है, दैट इज द P53 जीन इज रिलेटेड टू वल्वर कार्सिनोमा, ओके। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्रेड इज द लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो वल्वर कार्सिनोमा इज द रेयर वन, एज इज 60 to 75 ईयर्स। मोस्ट कॉमन टाइप इज द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन कॉज इज द HPV, एंड जीन है इसके साथ P53, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्रेड इज द लिम्फेटिक्स। सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होगा, दिस इज द दैट इज द इचिंग along with the painful mass mostly on which labia majora, okay, mass is present mainly on the labia majora। इसके अलावा वल्वर सोरनेस प्रेजेंट होगी। इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और जो मास है उसका फिल थिकनेस बायोप्सी करवाएंगे। बेसिकली इसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन भी करना है। दिस इज द ग्रेडिंग ऑफ द वल्वर कार्सिनोमा। फर्स्ट वन में क्या होगा, फर्स्ट में फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। फर्स्ट में सिंपल क्या है, सिर्फ वल्वा तक होगा या पेरिनियम तक होगा कार्सिनोमा। फर्स्ट ए इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट बी इज मोर देन 2 सेंटीमीटर, ओके। सेकेंड स्टेज में क्या है, साइज कुछ भी हो, लेकिन कहां तक चला गया है, ये लोअर यूरेथ्रा तक चला गया है, या फिर लोअर वेजाइना तक चला गया है, या फिर एनएस तक स्प्रेड कर गया है, लेकिन इसमें नो लिम्फ नोड, ओके। तो दिस इज द सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है, सेकेंड वाले के साथ साथ लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस हो रही है। एंड फोर्थ में सिंपल क्या है, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी, इसमें क्या हुआ कि अपर यूरेथ्रा के तक गया है, कार्सिनोमा स्प्रेड कर गया है अप टू द अपर यूरेथ्रा, वेजाइना, ब्लैडर म्यूकोसा एंड रेक्टल म्यूकोसा। इसके साथ साथ फिक्स्ड और अल्सरेटेड इंगुइनो फीमोरल लिम्फ नोड है। और फोर्थ बी में क्या है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ओके। अगर फर्स्ट वाला है तो इसमें हमें जो हमारा लीजन प्रेजेंट है उसको सिर्फ पार्शियल वल्वेक्टमी कर देंगे, लेकिन अगर फर्स्ट बी या सेकंड है तो उसमें रेडिकल वल्वेक्टमी करनी पड़ेगी। और अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो वल्वेक्टमी के साथ साथ लिम्फ नोड का डाइसेक्शन भी करना पड़ेगा, ओके। तो हमने वल्वर कार्सिनोमा में क्या देखा कि इसमें एज जो है दैट इज 60 to 75 ईयर्स, एंड मोस्ट कॉमन टाइप इज द स्क्वामस सेल, ओके।
इसके अलावा HPV इज द मोस्ट कॉमन कॉज एंड जीन रिलेटेड इज द P53 जीन. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्रेड इज द लिम्फेटिक्स. सिम्टम्स क्या है इसके? इचिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द वल्वर कार्सिनोमा एंड इट इज प्रेजेंट मेनली ऑन द लेबिया मेजोरा. ठीक है. इन्वेस्टिगेशंस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लिम्फ नोड एग्जामिनेशन और बायोप्सी करवाएंगे. फिर हमने इसकी स्टेजिंग देख ली है. स्टेजिंग इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपके पास कभी टाइम हो तो आप इसको रिवाइज कर लेना कि इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या है. फर्स्ट ए इज साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर एंड फर्स्ट बी इज मोर देन 2 सेंटीमीटर. सेकंड में क्या है कि साइज कुछ भी हो लेकिन ये लोअर यूरेथ्रा, लोअर वेजाइना और एनस तक स्प्रेड कर गया है, लेकिन इसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. थर्ड स्टेज में क्या है कि लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो रही है. और फोर्थ में क्या है, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी में है कि फोर्थ ए में इन्वेड टू अपर यूरेथ्रा, वेजाइना, ब्लैडर म्यूकोसा एंड रेक्टल म्यूकोसा और इसके साथ साथ इंगुइनो फीमोरल लिम्फ नोड का भी इन्वॉल्वमेंट है. और फोर्थ बी में डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गई है. इसका हमने ट्रीटमेंट देख लिया है कि अगर फर्स्ट स्टेज फर्स्ट ए है तो पार्शियल वल्वेक्टमी करेंगे, अगर फर्स्ट बी या सेकंड है तो रेडिकल वल्वेक्टमी करेंगे, और अगर उसके अलावा लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो वल्वेक्टमी के साथ साथ लिम्फ नोड का डाइसेक्शन भी करना पड़ेगा. फिर एक होता है प्री मैलिग्नेंट लीजन ऑफ द वल्वा. सबसे फर्स्ट होता है VIN, ये मैं बाद में अभी आगे डिस्कस करेंगे. सेकेंड वन इज द बॉवेंस डिजीज और इसको बोलते हैं एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेरियट. ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रखने की बस एक चीज है कि पिगमेंटेड पैचेस ऑन द वल्वा विद इचिंग. ओके. बॉवेंस डिजीज को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेरियट. इसमें पिगमेंटेड पैचेस ऑन द वल्वा विद इचिंग. पैजेट्स डिजीज वी विल डिस्कस लेटर ऑन. नेक्स्ट इज द लाइकेन स्क्लेरोसिस. लाइकेन स्क्लेरोसिस में क्या होता है, स्क्लेरोसिस हो जाती है. ये वर्ड देखो, स्क्लेरोसिस. दिस इज द सब एपिथेलियल फैट इसमें डिमिनिश हो जाता है और लेबिया एट्रोफाइड हो जाता है. एट्रोफाइड लेबिया. कौन से एज ग्रुप में होगा ये, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ये ज्यादा होगा. सिम्टम क्या होगा इसका, प्लूराइटिस होगा सिम्टम, डिस्पेरियूनिया होगा और बर्निंग होगी. ट्रीटमेंट इज द टॉपिकल स्टेरॉइड. नेक्स्ट वन इज द स्क्वामस हाइपरप्लेजिया. स्क्वामस हाइपरप्लेजिया को हाइपर प्लास्टिक डिस्ट्रॉफी भी बोलते हैं. ठीक है. इसमें क्या होगा, एज द नेम इंडिकेट सरफेस गेट थिकेंड एंड हाइपर केराटोटिक. सिम्टम इसका भी प्लूराइटिस होगा और मोस्ट कॉमन इन द पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल. दोनों में हमें क्या करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ऑइंटमेंट लगाना है. ठीक है. लाइकेन स्क्लेरोसिस में भी और स्क्वामस हाइपरप्लेजिया में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अप्लाई करना है. तो प्री मैलिग्नेंट लीजन में हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट वन इज द VIN, वो हम अभी आगे देखेंगे. बॉवेन डिजीज में क्या होता है, पिगमेंटेड पैचेस प्रेजेंट होते हैं. लाइकेन स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जैसे वर्ड स्क्लेरोसिस हो जाती है तो वहाँ पे लेबिया एट्रोफाइड हो जाता है. इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में होता है, मेनली प्लूरेटिक होता है, डिस्पेरियूनिया और बर्निंग प्रेजेंट होती है. स्क्वामस हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, हाइपरप्लास्टिक डिस्ट्रॉफी होती है. इसमें सरफेस गेट थिकेंड एंड हाइपर केराटोटिक एंड प्लूराइटिस इज प्रेजेंट. ओके. नेक्स्ट इज द VIN, vulvar intraepithelial neoplasia. This is what, this is the pre-malignant lesion of the vulva. ये किसको अफेक्ट करता है, लेबिया, पेरिनियम एंड पेरीएनल एरियाज को अफेक्ट करता है. मोस्टली क्या होता है, दिस इज एसिम्प्टोमेटिक. ठीक है. लेकिन अगर इसका सिम्टम प्रेजेंट होगा तो इसमें होगा प्लूराइटिस, बर्निंग, और लीजन्स कैसे होंगे, वाइट लीजन्स. इसको हिस्टोलॉजिकल कैसे क्लासिफाई करेंगे, VIN involve only lower 1/3 of the vulvar epithelium. VIN second involve the lower 2/3 of the vulvar epithelium and VIN third involve the full thickness of the vulvar epithelium. Basically this one, VIN third is the pre-cancerous condition. Okay. So next one is the Paget's disease of the vulva. टू फॉर्म्स होते हैं पैजेट डिजीज ऑफ द वल्वा के, इंट्रा एपिथेलियल एंड इन्वेसिव. ये भी किसमें प्रेजेंट होगी, इन द पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल. प्रेजेंट कैसे करेगा, इचिंग होगा, इरिटेशन होगा और ब्लीडिंग होगा. हिस्टोलॉजिकली हमें क्या दिखेगा,
पैजेट सेल दिखेंगे, ठीक है। जो पैजेट डिजीज ऑफ द वल्वा होता है, इसमें along with it is present along with the Paget disease of the breast, with colon, with urinary system की Paget disease। इस वजह से जो इसका हम वर्कअप करेंगे तो उसमें हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, सिस्टोस्कोपी करेंगे और मैमोग्राफी करेंगे, ठीक है। इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द Paget's disease of the breast, colon and urinary system। ट्रीटमेंट क्या है? इंट्रा एपिथेलियल। अगर इंट्रा एपिथेलियल वाला प्रेजेंट है तो सिर्फ वाइड लोकल एक्सीजन कर देना है, लेकिन अगर इन्वेसिव वाला टाइप है तो हमें वल्वेक्टमी करनी पड़ेगी विद द लिम्फ नोड डाइसेक्शन, ठीक है। तो प्री मैलिग्नेंट लीजन में हमने VIN देखा, बॉवेन डिजीज देख लिया, पेजेट्स डिजीज देख लिया, लाइकेन स्क्लेरोसिस एंड स्क्वामस हाइपरप्लेजिया, ठीक है। VIN में दिस इज अ वल्वर इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। इसमें लीजन्स आर वाइट एंड बेसिकली प्रोराइटिस एंड बर्निंग सेंसेशन इज प्रेजेंट। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया है कि VIN फर्स्ट में लोअर 1/3 ऑफ द एपिथेलियम इज इन्वॉल्व्ड, VIN सेकेंड में लोअर 2/3 एंड VIN थर्ड में फुल थिकनेस एपिथेलियम इज इन्वॉल्व्ड। बेसिकली जो VIN थर्ड होता है दैट इज द प्री कैंसरस कंडीशन मोस्टली। हमने देखा Paget's disease of the vulva, इसके टू फॉर्म्स होते हैं, इंट्रा एपिथेलियल एंड इन्वेसिव, एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल। आप देखो कि जो वल्वा की डिजीज है वो ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में प्रेजेंट है। हिस्टोलॉजिकली इसमें Paget सेल होंगे और इसका ट्रीटमेंट देख लिया। दिस इज द लास्ट स्लाइड। अभी हम देख रहे हैं वेजाइनल कार्सिनोमा। ये भी किसमें प्रेजेंट होगा? इन द एल्डरली फीमेल। इसका टाइप मोस्ट कॉमन इज द स्क्वामस cell carcinoma। You should remember this, squamous cell carcinoma is the most common type। Site is upper third of posterior wall of the vagina। किसी का माइक ऑन है? ऑफ कर लो, ऑफ कर लो बच्चे। Site is upper third of posterior wall of the vagina। Okay? एसिम्प्टोमेटिक मोस्टली। वेजाइनल कार्सिनोमा जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें अगर सिम्टम्स आएंगे तो क्या आएंगे? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, दैट इज पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका साइन क्या होगा? पर स्पेकुलम हम देखेंगे तो अल्सरेटिव ग्रोथ ऑन द वेजाइना इज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द कार्सिनोमा फेलोपियन ट्यूब। जीन कौन सा एसोसिएटेड होता है इसके साथ? दिस इज द BRCA जीन। BRCA जीन इज एसोसिएटेड विद दिस वन एंड विद द ओवेरियन कार्सिनोमा। इसका सिम्टम क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज द मोस्ट यूजुअल सिम्टम, अलॉन्ग विद एक टर्म होता है हाइड्रॉप्स ट्यूबल प्रोफ्लुएंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इंटरमिटेंट प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। ओके, this is the pathognomic of carcinoma fallopian tube। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट इज द पैन हिस्टेरेक्टमी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज आपका गायनी का कोर्स मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है तो यू कैन इन्फॉर्म मी। ओके, पैगेट डिजीज का लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है? पैगेट डिजीज, बेसिकली पैगेट डिजीज है क्या?